पिछले वीडियो में हमने भरत मुनि का रस सूत्र, रस का स्वरूप, रस के अवयव आदि बातों पर चर्चा की है। अब रस निष्पत्ति विषयक विविध मतवादों में भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद और शंगु का अनिमितिवाद, इस बात की ओर इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, रस सिद्धांत के प्रथम आचार्य भरत मुनि हैं, ये तो हम जानते हैं। इन्होंने इस संबंध का जो सूत्र बनाया है वह अत्यंत प्रसिद्ध भी है। उनका यह मत रहा कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव, संचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही। इस सूत्र का जो अर्थ है वह तो साफ ही है, किंतु सूक्ष्म और पैनी दृष्टि से देखने वाले प्राचीन विद्वानों ने इस सूत्र के विविध शब्दों के विविध तात्पर्य निकाले। उनमें भी संयोग और निष्पत्ति ऐसे दो शब्द रहे। विभाव अनुभाव संचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही। संयोग और निष्पत्ति ऐसे दो शब्द रहे जिनके विषय में आचार्यों का विचार विविध रहा। सूत्र की व्याख्या करने वाले प्रायः सारे मुख्य आचार्य इन दो शब्दों के विषय में भिन्न मतस्थ देखते हैं। भट्टलोलट आदि आचार्यों ने अपनी मूल सूत्र में रस सूत्र की व्याख्या में उस व्याख्या के आधार पर ही नए नए सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। रस सूत्र पर हुई व्याख्याओं में चार मत सर्वप्रमुख हैं। भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद, शंगु का अनिमितिवाद, भट्टनायक का भुक्तिवाद और अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद। हम भट्टलोलट के उत्पत्तिवाद को देखेंगे। भरत सूत्र के प्रथम व्याख्याता भट्टलोलट नामक विद्वान थे। उन्होंने रस सिद्धांत में उत्पत्तिवाद नामक अपने मत को खड़ा किया है। लोलट पूर्व मीमांसा दर्शन के गहरे विद्वान थे। ये पूर्व मीमांसा दर्शन क्या है? जगत के समस्त व्यापारों को कार्य कारण संबंध से व्याख्यायित करने वाला दर्शन ही पूर्व मीमांसा दर्शन है। यानी जहाँ कोई कार्य होता है तो उसका कारण भी जरूर होगा। इस कारण लोलट का रस संबंधी जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण भी वह दृष्टिकोण पूर्व मीमांसा के अनुकूल ही बना है। लोलट प्रणीत कोई ग्रंथ तो उपलब्ध नहीं होता, किंतु उनके विचारों का सार संक्षेप मम्मटाचार्य के काव्य प्रकाश तथा गोविंदाचार्य के काव्य प्रदीप में प्रस्तुत किया गया है। काव्य प्रदीपकार ने लोलट मत का जो उद्धरण दिया है उसका यही भाषांतर है। ललना आदि आलंबन विभावों से, ललना माने स्त्री, यदि स्त्री आलंबन है तो स्त्री आदि आलंबन विभावों से रति आदि स्थायी भाव, रति आदि स्थायी भाव। हमने पिछले वीडियो में नौ रस और नौ स्थायी भाव का उल्लेख तो किया है। तो रति आदि स्थायी भाव जनित होते हैं। उद्यान आदि उद्दीपन विभावों से वे स्थायी भाव उद्दीप्त होते हैं। कटाक्ष, भुजक्षेपण जैसे अनुभावों से वे बाहर प्रकट होते हैं तथा उत्कंठा जैसे संचारी भावों से वे परिपुष्ट होते हैं। इस तरह पूर्ण विकास को प्राप्त कोई स्थायी भाव ही रस रूप में राम जैसे पात्रों में अवस्थित होता है। जो रामायण का मूल पात्र राम, जो भी कृति है उस कृति का प्रमुख पात्र यहाँ राम के बारे में बताया गया है। तो पुराने समय में ही इसका उल्लेख है। इसके कारण संस्कृत आचार्य भट्टलोलट ने राम का उदाहरण दिया है।
तो रस रूप में जो मूल पात्र है राम, रामायण का राम, राम जैसे पात्रों में उपस्थित होता है। उन पात्रों की तुल्य रूपता का अनुसंधान या अनुकरण करने वाले, उसका उस पात्र का अभिनय, उस पात्र का रूप धारण करके अभिनय करने वाले अभिनेता में सामाजिकों द्वारा रस आरोपित होता है। इसी आरोप से प्राप्त होने वाला चमत्कार ही सामाजिकों की रसानुभूति है। यानी रंगमंच पर रामायण के जो मूल राम है, उस राम का वेशभूषा, उस राम की वेशभूषा, उसका हाव भाव स्वीकार करते हुए या उसका अनुकरण करने के लिए जो रंगमंच पर जो नट हैं, उस नट पर, उस अभिनेता पर प्रेक्षक आरोप करता है कि वह वास्तव में या वास्तविक राम ही है। इसी आरोप से प्राप्त होने वाला चमत्कार ही सामाजिकों की रसानुभूति है। इसलिए इस उत्पत्तिवाद को आरोपवाद भी कहते हैं। यहाँ आचार्य ने स्थायी भाव के जनित अर्थात उत्पन्न होने की बात कही है। यहाँ जो भी शब्द है उस शब्द का अपना महत्व है, क्योंकि स्थायी भाव को उत्पन्न होने की बात कही है। इसलिए इसके कारण ही हम उत्पत्तिवाद पर पहुंच भी जाते हैं। इसलिए हमें पूर्ण रूप से या बिल्कुल हमें ये बताना ही है कि उत्पन्न होने की बात कही है। स्थायी भाव के जनित हमारे अंतर या मूल पात्र में स्थायी भाव के जनित अर्थात उत्पन्न होने की बात कही है। हमने कहा है स्थायी भाव हर एक के अंदर सुषुप्त अवस्था में है, लेकिन यहाँ भट्टलोलट ने ही कहा है कि स्थायी भाव उत्पन्न होता है मूल पात्र में। विभाव में भी मुख्य रूप से आलंबन और उद्दीपन से स्थायी भाव उत्पन्न होता है। इस मान्यता के कारण लोलट के सिद्धांत को उत्पत्तिवाद कहते हैं। आचार्य की दृष्टि में रस निष्पत्ति का अर्थ रस की उत्पत्ति माना जाना चाहिए। निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति। लोलट भट्ट के मत का पूरा विश्लेषण करने पर ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने संयोग और निष्पत्ति के तीन अर्थ किए हैं। विभावों से स्थायी भाव का संयोग उत्पाद्य उत्पादक भाव अथवा कार्य कारण भाव से होता है और वहाँ रस की निष्पत्ति से तात्पर्य रस की उत्पत्ति है। उसी तरह अनुभावों से रस का संबंध अनुमाप्य अनुमापक भाव का यानी गम्य गमक भाव का माना जाना चाहिए और वहाँ निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति होता है। उसी तरह संचारी भावों से विभाव, अनुभाव और तीसरा संचारी भाव। संचारी भावों से स्थायी भाव का संयोग पोष्य पोषक भाव से होता है और निष्पत्ति का अर्थ वहाँ पुष्टि है। यूँ तीन अर्थ भले ही निकाले गए हैं, फिर भी आचार्य ने केवल प्रथम अर्थ की ओर ही संकेत दिया है। अतः संक्षेप में भट्टलोलट के विचारों का यही सार है। विभावादि द्वारा, विभाव माने आश्रय, आलंबन, उद्दीपन, विभावादि द्वारा मूल कथापात्र में रस उत्पन्न होता है। वह मूल कथापात्र में रस उत्पन्न होता है। जैसा कि हमने यानी भट्टलोलट ने उदाहरण दिया है रामायण का राम, उस मूल कथापात्र में रस उत्पन्न होता है। कथापात्र का अनुकरण करने वाले नट पर पात्र और उसके रस का आरोप किया जाता है प्रेक्षकों द्वारा। प्रेक्षक ही आरोप करता है। ये आरोप नट के अनुकरण की कुशलता से ही संभव होता है। अभिनेता में कुशल होने वाले या कुशलता दिखाने वाले नट या अभिनेता
अभिनय में कुशलता दिखाने वाले अभिनेता अभिनेता होना चाहिए, नहीं तो हम राम का आरोप उस राम की वेशभूषा पहनकर रंगमंच पर जो नट हैं, जो अभिनेता है, उस पर हम आरोप या हम माने प्रेक्षक इसी प्रकार का आरोप नहीं कर सकता। इसलिए क्या होना चाहिए, नट के अनुकरण की कुशलता से ही ये आरोप संभव होता है। इस प्रकार के आरोप से प्रेक्षक को एक प्रकार के चमत्कार का अनुभव होता है, यही रसानुभूति है। और भट्टलोलट के इस मत की समीक्षा परवर्ती आचार्यों ने की है। क्या ये सटीक है? इसे रस सिद्धांत में लागू किया जा सकता है। जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है, लोलट के अनुसार रस का मूल उपभोग करने वाला कथापात्र या अनुकारी ही है। यानी मूल पात्र यदि कृष्ण है, महाभारत में कृष्ण है, तो कृष्ण के मन में है ये प्रेम। यदि प्रेम का उल्लेख हम करें या श्रृंगार रस का उल्लेख हम करें तो कृष्ण के अंदर प्रेम है। और अभिनय द्वारा कृष्ण का अनुकरण करने वाला जो नट है या राम का अभिनय करने वाला जो नट है, उस कुशल अभिनेता में सामाजिकों द्वारा पात्र एवं रस का आरोप किया जाता है। प्रेक्षक को प्राप्त रसानुभूति इसी आरोप से जनित है। अतः इसे मिथ्या मूलक कह सकते हैं, क्योंकि आसानी से सहज रूप से अनुभूति नहीं होती। रसानुभूति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो रंगमंच पर जो अभिनेता है, उस अभिनेता पर हमें मूल पात्र का आरोप करना चाहिए। तभी उस अभिनेता जो कुछ भी करता है उसे राम का या राम ही ऐसा करता है, ऐसा हम मान सकते हैं। इसलिए आरोप से जनित रसानुभूति मिथ्या मूलक है, क्योंकि आरोप में अयथार्थता है। इस मत की कई अन्य दुर्बलताओं की ओर भी परवर्ती विचारकों ने संकेत दिया है। एक दूसरी आपत्ति ये उठाई गई है कि राम आदि कथापात्र तो हमारे लिए एवं नटों के लिए अज्ञात हैं। ऐसी हालत में वे नटों के लिए अनिवार्य कैसे हो सकते हैं? नट ने राम को अभी तक नहीं देखा, उसके बारे में नहीं जाना, तो कैसे वह अभिनय कर सकता है? उसके बारे में भट्टलोलट ने कोई उल्लेख नहीं दिया है। अनुकरण तो उनका ही किया जा सकता है जिनका परिचय पहले ही विद्यमान होता हो। इतना ही नहीं, उन अनुकारियों का रस उन्हीं में सीमित रहेगा, प्रेक्षक से उसका कोई वास्ता नहीं है। वैसे ही दुखांत नाटक से भी आनंदात्मक अनुभूति पाठकों को क्यों होती है, इसका भी कोई समाधान लोलट मत प्रदान नहीं करता। यदि कोई दृश्य शोकात्मक है, फिर भी हम बार बार उस दृश्य को देखते ही रहते हैं, उससे हमें आनंद मिलता है। वह कैसे आनंद मिलता है, इसका भी उल्लेख भट्टलोलट ने नहीं दिया है। तीसरी बात यह है कि जब प्रेक्षक नट के समान ही मूल कथापात्र से परिचित नहीं है, तब वह उस मूल पात्र का आरोप नट पर कैसे कर सकता है? और चौथी आपत्ति ये उठाई गई है कि यहाँ उत्पाद्य उत्पादक अथवा कार्य कारण संबंध उचित नहीं होता। रस वस्तुतः ऐसा कोई कार्य नहीं जो विभाव आदि उपादान कारणों से जनित होता हो। और पांचवा आक्षेप इस मत के विरुद्ध यह किया जाता है कि इस मत में विषयी पक्ष माने प्रेक्षक या आस्वादक को, जो दर्शक है, विषयी पक्ष को उतना महत्व नहीं दिया गया है जितना अपेक्षित है। छठी बात यह है कि लोलट की समस्त व्याख्या अकेले नाटक की भूमिका में दी गई है। यदि हम काव्य पढ़ते हैं
तो हमें रसानुभूति कैसे मिलती है, इसके बारे में लोलट ने नहीं कहा, केवल नाटक की भूमिका में ही उन्होंने उदाहरण दिया है। अतः उसमें एक संतुलित परिप्रेक्ष्य प्रकट नहीं होता है। इस कारण पूरे रसात्मक साहित्यिक संदर्भ में उत्पत्तिवाद या आरोपवाद को लगा देना बिल्कुल कठिन है। लेकिन इन आक्षेपों के होते हुए भी आचार्य लोलट के विचारों का विशेष महत्व है। उनके सिद्धांत में अवश्य ही एक मौलिक दृष्टि है। रस की विभावन सामग्री की ओर पहली बार यहाँ ही संकेत मिलता है। विभाव क्या है, इस पर पहली बार संकेत देने वाला आचार्य भट्टलोलट है। उसके पहले रस सूत्र के में विभाव के बारे में किसी ने चर्चा नहीं की है। उसी तरह मूल सूत्र में अनभिव्यक्त स्थायी भाव, यानी मूल सूत्र में स्थायी भाव का कोई उल्लेख नहीं है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, उसका ही उल्लेख है। अब उस स्थायी भाव की बात यहाँ स्पष्ट रूप से सामने रखी गई है भट्टलोलट ने। और एक बात यह है कि विषयी पक्ष और विषयी पक्ष दोनों इस मत में परस्पर संबद्ध करके सूचित किए गए हैं। सबसे पहले जो दर्शक के बारे में बताने वाला भी भट्टलोलट ही है। यद्यपि प्रत्येक पक्ष को दिए गए महत्व के संबंध में पक्षांतर हो सकता है, फिर भी पहली बार इसकी सूचना देने वाले आचार्य भट्टलोलट है। चाहे जैसे भी हो, भरत सूत्र के प्रथम व्याख्या के रूप में श्री लोलट का सिद्धांत विशेष आदरणीय है। वस्तुतः इन सिद्धांत ने भी परवर्ती व्यापक रस चर्चा का उद्घाटन किया है। अब हम रस सूत्र का दूसरा व्याख्याता शंकुक और शंकुक द्वारा प्रदत्त सिद्धांत, उस पर चर्चा करेंगे। रस सूत्र का दूसरा व्याख्याता है शंकुक। शंकुक द्वारा प्रदत्त सिद्धांत है अनुमितिवाद। अनुमितिवाद या अनुमानवाद के उन्नायक आचार्य श्री शंकुक हैं। ये न्याय दर्शन के विद्वान थे, इसलिए उनके द्वारा प्रस्तुत काव्य सिद्धांत भी न्याय के अनुकूल बना है। ये न्याय दर्शन क्या है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान इत्यादि प्रमाणों के द्वारा सत्य तक पहुँचने का तात्विक मार्ग ही न्याय शास्त्र का है। जहाँ धुआं है तो हम अनुमान कर सकते हैं कि वहाँ आग होगी। उसी प्रकार अनुमान के प्रमाणों द्वारा ही हम न्याय शास्त्र पर पहुँच सकते हैं। हमने पहले कहा भट्टलोलट पूर्व मीमांसा दर्शन के आचार्य थे। तो शंकुक पूर्व मीमांसा दर्शन क्या है? कार्य कारण संबंध से व्याख्यायित करने वाला सिद्धांत। जहाँ कार्य होता है वहाँ कारण है। रस निष्पत्ति होती है तो वहाँ विभावादि कारण से ही निष्पत्ति रसानुभूति होती है। वही भट्टलोलट ने कहा। वहाँ निष्पत्ति को उन्होंने उत्पत्ति कहा है। और शंकुक का अनुमितिवाद और शंकुक न्याय दर्शन के विद्वान थे। आचार्य शंकुक के मत में रस निष्पत्ति में दो बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक है अनुकरण और दूसरा अनुमान। वस्तुतः नट अनुकर्ता ही है। वह शिक्षा और अभ्यास के बल पर राम आदि पात्रों के भावों, विभावों, अनुभावों आदि का पता प्राप्त करके उनका अनुकरण करता है। राम के बारे में यानी जो भी पात्र है उसके बारे में पूरी तरह जानकारी हासिल करके ही उनका अनुकरण करता है। तब यह कृत्रिम होते हुए भी प्रेक्षक या सामाजिक चित्रतुरंग न्याय से नट को ही अनुकार्य समझकर, यानी नट ही वह मूल पात्र है यह समझकर नट के अनुभावों यानी कटाक्ष, भुजक्षेप आदि से उसमें स्थायी भाव का अनुमान करते हैं।
यह अनुमान एक प्रकार के चमत्कार का उत्पादक होता है। यह चमत्कार ही रसानुभूति है, यानी अनुमान से होने वाले चमत्कार से रसानुभूति होती है। भट्टलोलट ने कहा आरोप से जनित चमत्कार से रसानुभूति होती है। शंकुक ने कहा अनुमान से जो चमत्कार हमारे अंदर होता है वही रसानुभूति है। लोलट और शंकुक के मत में वस्तुतः बहुत अंतर नहीं है। जहाँ लोलट ने आरोप कहा था वहाँ शंकुक ने अनुमान कहा है, बस यही एक भेद मालूम होता है। अतः शंकुक के मत में स्थायी भाव से विभाव, अनुभाव इत्यादि का संयोग अनुमाप्य अनुमापक भाव या गम्य गमक भाव से होता है। वहाँ विभाव आदि अनुमापक है और रस अनुमाप्य अथवा अनुमेय है। वहाँ निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति होता है। थोड़े में रस सिद्धांत का यही सारांश है। भट्टलोलट के शंकुक के अनुसार अनुमिति या अनुमान सिद्धांत का यही सारांश है कि नाटक के या अभिनेता के कुशल अभिनय को देखकर दर्शक अनुमान करते हैं कि उसमें अर्थात नाटक में या अभिनेता में रति या क्रोध है। यद्यपि नाटक में स्थायी भाव अनुमिति मात्र है या अनुमान मात्र है, इसलिए वह कृत्रिम है। हम अनुमान करते हैं कि उस स्टेज पर या रंगमंच पर जो अभिनेता खड़ा है, जो नट खड़ा है, उसमें जो भाव है, जो स्थायी भाव है, इसका अनुमान ही हम करते हैं, इसलिए वह कृत्रिम है। तथापि सामाजिकों के पूर्वानुभवजन्य संस्कारों द्वारा सर्वमान्य होकर रस का रूप धारण करता है। भट्टलोलट ने उसे आरोप कहा। आरोप से जनित जो रसानुभूति है उसे भी हम परवर्ती आचार्यों ने मिथ्यामूलक माना, और शंकुक के अनुमान संबंधी जो अनुमान से उत्पन्न या अनुमान से जो रस निष्पत्ति होती है वह भी कृत्रिम है। और शंकुक की मत की समीक्षा परवर्ती आचार्यों ने कैसे की है? देखिए, लोलट के मत के 3 संबंध और 3 अर्थ यहाँ स्वीकृत नहीं हुए। शंकुक के मत में एक अनुमापक अनुमाप्य संबंध ही माना गया है। यहाँ 3 अर्थ नहीं है। इसका अभिप्राय है कि विभावादि तीनों, यानी आश्रय, आलंबन, उद्दीपन, विभावादि तीनों आश्रय, आलंबन, उद्दीपन विभाव है, और बाद में अनुभाव है, फिर संचारी भाव, यानी विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये तीनों रस के अनुमापक हैं और उनके द्वारा रस अनुमेय है। यह अनुमिति या यह अनुमिति ज्ञान चित्रदुरंग न्याय से होता है, अर्थात चित्र का खोड़ा यथार्थ खोड़ा नहीं है, फिर भी उसे खोड़ा ही कहा जाता है। वैसे ही नट सत्यतः या पूर्ण रूप से दुष्यंत या कृष्ण नहीं है या राम नहीं है, लेकिन वैसे मान लिया जाता है। शंकुक का ये कथन युक्ति के धरातल पर संगत होने पर भी परमार्थतः असंगत है। चित्र के घोड़े को तो घोड़ा मान लिया जाता है अवश्य, लेकिन वह दौड़ता कहाँ है? और उसी प्रकार यदि हम कोई लड्डू का चित्र देखकर उसका स्वाद का केवल अनुमान ही कर सकता है और स्वाद का अनुभव तो हम नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में आधार का मिथ्यात्व यहाँ बना ही रहता है और जो रस निष्पत्ति की पूरी प्रक्रिया में बाधक रहता है। इस सिद्धांत का और एक दोष ये कहा गया है कि लोलट के मत के समान अनुकरण की असंभाव्यता यहाँ भी ज्यों की त्यों है। यदि यह कहा भी जाए कि शिक्षा और अभ्यास से अभिनेता अभिनय में तन्मय हो जाता है, यदि मूल कथापात्र के बारे में
मूल कथापात्र से यदि अभिनेता या नट परिचित नहीं है तो शंकुक ने क्या कहा, शिक्षा और अभ्यास के बल पर अभिनेता को अभिनय करना चाहिए। यदि ऐसा कर भी जाए तो भी सामाजिकों को या प्रेक्षकों को पात्र का पूर्व ज्ञान नहीं है। सामान्यतः कहा जा सकता है कि श्री शंकुक ने 2 आधारों पर अपना मत खड़ा किया है, अनुकरण और अनुमान। ये दोनों आधार अनुभव के सामने सही नहीं ठहरते। भट्टलोलट के मत में जो दुर्बलताएं रही हैं उनका निराकरण शंकुक के मत से बिल्कुल नहीं होता। और आप इस कक्षा से, इस वीडियो से लाभान्वित हुए हों तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।